नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जारी की धनराशि। एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में धनराशि की गई जारी। 455 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। 2025-26 के लिए 455 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गई। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 455 करोड़ की धनराशि जारी की गई और ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो 2025-26 के लिए 455 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गई। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितनी राशि ये जारी की गई और किस मद में की गई है? देखिए विशाल, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आज राशि जारी की है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी कि एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में धनराशि जारी हुई है। इसमें 455 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम धनराशि जारी की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ से अधिक धनराशि जारी करने पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। कहा कि इस राशि से उत्तराखंड में आपदा के राहत कार्यों और जो गति है उनको जो है गति मिलेगी जी। लेकिन अब इस पैसे से कितना कारगर ये पैसा साबित भी होगा, क्योंकि ये 455 करोड़ जो दिया गया है इसको किस तरह से यूज किया जाएगा? देखिए एसडीआरएफ जो है अपने एक जो उपकरण है उनको खरीदने और अपने आप को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एसडीआरएफ के पास जो उपकरण है उनमें अधिक और उपकरण शामिल हो जाएंगे। वह अन्य टेक्नोलॉजी के उपकरण जो है वो खरीदते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम जब बनकर जो है एनडीआरएफ के लोग जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर काफी उपकरणों की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस दौरान जो है बहुत काम भी कर पाएंगे और काफी जो है जब उपकरण ये खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उनका लाभ जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तो बड़ा बजट है और कहीं ना कहीं इसलिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है आभार जताया कि इससे कहीं ना कहीं राज्य के आपदा राहत कार्यों को और गति मिल सकेगी, प्रदेश राहत और उसके कार्यों को बल मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट जारी किया गया है बेहद ही कारगर साबित होने वाला है और एसडीआरएफ की टीम को केंद्रीय अंश के तौर पर जिस तरह से मिला है तो निश्चित तौर पर जो है वह टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है वो खरीद पाएंगे। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही रानी, पोखरी, ऋषिकेश ऐसे तमाम जगहों पर स्वयं सहायता की महिलाएं, एनसीसी के छात्र छात्राएं और स्कूली छात्राओं ने मॉरिशस प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। इस बीच नटराज चौक को करीब आधे घंटे जीरो जोन में रखा गया है। बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और वो उत्तराखंड के कई स्थानों का भ्रमण भी करेंगे। मेरा नाम रेखा रयाल है और हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे सभी बहनें मॉरिशस से आए हुए पीएम जी का स्वागत करने पे यहाँ पे एकत्रित हुई हैं सभी बहनें। और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि किसी बड़ी कंट्री से आज हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में बाहर से अतिथि यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके स्वागत के लिए हम सारी समूह की बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, जिसमें कि हमारी श्यामपुर न्याय पंचायत की हमारी सारी ग्राम सभाओं से हमारी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं। और हमें बहुत ही आज यहाँ पे हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हमारी बहनें यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं, जिनके लिए अतिथि देवो भव। हम एक अतिथि हमारे लिए एक भगवान के समान हैं, जिन्हें हम अपने उत्तराखंड की सभी संस्कृतियों से एवं अपने यहाँ पे जितने भी रीति रिवाज हैं उनको प्यार से उनका स्वागत करते हैं और उनको अपनी सभी संस्कृतियों से रूबरू कराएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सभी बहनें बहुत ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत करेंगी, जिसमें कि और हमारे उत्तराखंड में जो अभी आपदाएँ चल रही हैं, जो त्रासदियाँ चल रही हैं, जिनमें सभी हमारे ग्रामीण और हमारे उत्तराखंड के वासी हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, उसको भी हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे देख के जाएं और हो सके तो हमारे उत्तराखंड के लिए जो सहयोग हो सके वो करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में हुई करोड़ों रुपए की अनियमितताओं के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने बीसीसीआई को नोटिस जारी कर
अगली सुनवाई के लिए आने वाले शुक्रवार की तारीख तय की है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि एसोसिएशन जारी नियमों के तहत कार्य नहीं कर रहा है, न वो केवल जारी फंड का दुरुपयोग कर रहा है। एसोसिएशन ने फंड का ऑडिट भी बाहरी चार्टेड अकाउंटेंट से कराया है। 2015 से बीसीसीआई से ये फंड्स ले रहे हैं। तो आज कोर्ट में केस डाला था हमने कि 22 करोड़ तक का घोटाला है। जब एसएचओ एसएसपी देहरादून ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज का, तो हम कोर्ट की शरण में आए थे। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये का जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा, जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल है और ट्रेजरर है जो मानस मेघवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गोरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित निदेशक महिला सशक्तिकरण से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ममता नेगी जी चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण में रहती हैं। उनके द्वारा एक हमारे थ्रू एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसमें कि जो पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें 439 बच्चों को नंदा गोरा योजना के तहत जो स्टाइफंड मिलता है, जो उनको प्रमोशन के लिए आगे हायर स्टडीज़ के लिए पैसा मिलता है 51,000 रुपये, वो नहीं मिला। क्योंकि ये एक सरकार की योजना है नंदा गोरा योजना, जिसमें इंटर पास करने के बाद महिला जो बच्चियां होती हैं उनको ये पेमेंट मिलती है कि ताकि वो अपने हायर स्टडीज़ कर सकें। तो सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही 439 बच्चों को ये पैसा नहीं मिला अभी तक। वो सिर्फ 2022 और 2023 बैच का। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए निर्देशक महिला सशक्तिकरण और जिला कार्यक्रम अधिकारी चमोली डिस्ट्रिक्ट को से इंस्ट्रक्शंस मंगाए कि भाई इनको पैसा अभी तक क्यों नहीं इनके खातों में गया। क्योंकि हमारी तरफ से ये कहा गया कि हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी थी, 439 बच्चों ने पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी, लेकिन अभी तक भी उनको पैसा नहीं मिला। हरिद्वार की शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली तलाकशुदा महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव भी बरामद किया है। बता दें कि मृतका पिंकी और आरोपी मुकेश पुजारी के बीच पिछले 11 सालों से प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में शक को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। बीते बृहस्पतिवार को झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मुकेश ने पिंकी के घर पहुंचकर लोहे की रोड से उसकी हत्या कर दी है। महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पर उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा खुद पुलिस के पास आके, पुलिस के सम्मुख आके अपने आप को हस्तगत किया गया। पुलिस को इसके न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आज इसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके जो पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जो विवेचना में सभी कारणों को सम्मिलित किया जाएगा। आरोपी महिला जो हमारा चिकित्सालय है, जो सरकारी चिकित्सालय, इसमें एक ड्राइवरी का भी काम करता है और इस महिला के साथ में पूर्व से लगातार रिलेशन में रहा है। इनके बीच में आपस में झगड़े की भी बातें हमारे संज्ञान में आई हैं। आगे जो भी चीज़ इसमें निकलेगा, जो भी इसमें तथ्य आएंगे, उनको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। लोहाघाट के आदर्श कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की भूमि में तत्कालीन एसडीएम रिंकू बिस्ट के निर्देश पर नगर में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी, जिसमें लगभग 60 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकते हैं। पार्किंग के चलते वाहन स्वामियों को काफ़ी सुविधा मिल रही है।
लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनी भूमि में डॉक्टर, हॉस्टल, लैब और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते अस्थायी पार्किंग में अपने वाहन खड़े करने वाले आदर्श कॉलोनी के वाहन स्वामियों को पार्किंग से वाहनों को हटाने को कहा गया है, जिस कारण अब वाहन चालकों के सामने अपने वाहनों को खड़े करने की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। सुविधा तो जरूर होनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको बच्चे कहाँ उठा के ले जाएंगे? जब पार्किंग की सुविधा नहीं होगी तो बूढ़े बच्चे कितनी परेशानी होती है। कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी करके हमारे लिए पार्किंग बना दी जाए। शासन प्रशासन से वो पब्लिक की मदद के लिए होता है। शासन प्रशासन पब्लिक के ऊपर कोई भी बात थोप नहीं सकता है, बननी चाहिए। चाहे उसके 2 मंजिल में कुछ बनाए हो, 1 मंजिले में पार्किंग दी जाए। यहाँ अभी मोहल्ले वाले और जितने भी यहाँ वाहन स्वामी हैं, इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई। मैं तो स्वच्छता अभियान में गया हुआ था और यहाँ पर इनकी एक लैब बन रही है और जो स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन लोहाघाट नगर में है, नगर में काफ़ी अच्छे स्थान पर है और ज़मीन में काफ़ी अच्छी जगह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि लगातार जितने भी नगर हैं हमारे, उन नगरों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है और इस जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए पार्किंग के लिए काफ़ी पैसा दे रहे हैं वो, जो कि यहाँ एक पार्किंग बन जाए। जितने भी हमारे यहाँ वाहन स्वामी हैं, इनकी व्यवस्था के तहत एक सोर्स ऑफ इनकम का साधन ही बन जाएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए। और 2 मंजिले में ये अपने लैब बनाएं या आवास बनाएं, कुछ भी बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मेरा आज एसडीएम मैडम और शिवो सर से यही अनुरोध है कि जनता की मांग को देखते हुए जो सरकार का है कि बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति तक मिले। और मेरा भी यही कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ अच्छी स्थान है और खाली जगह है, नगर पालिका द्वारा समतलीकरण करके सोलिंग करके यहाँ पर एक व्यवस्था बना रखी थी कि गाड़ियाँ पार्किंग हो और इन पार्किंगों को ना उठाया जाए और इनके लिए अच्छा स्थान बनाया जाए, जिससे कि सभी लोगों को एक सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य विभाग को भी आने वाले समय में काफ़ी फायदा मिले। क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, इसको तो करना ही होगा हमको। और यहाँ भी कुछ दिक्कतें देख रहे हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, पार्किंग की दिक्कत है। तो अभी बीच बात हुई है, अभी 16 तारीख को डीएम सर के सामने पूरा प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये 2-3 प्रोग्राम और भी आने वाले हैं यहाँ पर हैं। अभी ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है हॉस्पिटल 50 to 100 बेड में, तब ज़रूरत पड़ेगी रेजिडेंस की, तब ज़रूरत पड़ेगी या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये जो आ रखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, अगर हमने नहीं किया तो पैसा लैप्स हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन अलग कॉल हो जाए, इसको तो हमें करना ही होगा। तो बीच का रास्ता निकालते हैं कहीं से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से बाजपुर के बोरिया रोड पर स्थित सब्जी बाजार में होते आ रहे रावण दहन स्थल को बदलने की प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने गहरी नाराजगी भी जताई है। में नोटिस देता है और बुलाता है कि स्थान चेंज कर लो। विगत वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किए सभी संस्थाओं में, जहाँ भी संभव है, किसी ने सहमति नहीं दी। इस बार फिर एसडीएम साहब जरा खुद एक्टिव हैं और चूंकि वो मंडी की प्रशासक हैं, इसलिए संभवतः मंडी में वो कह रहे हैं। बस हमारा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। जो भी स्थान नियत किया जाए उसकी हमें कोई लिखित में और हमेशा के लिए अनुमति दी जाए कि हाँ भाई रावण दहन स्थल जो है अब से यहाँ रहेगा। सबसे पहली तो मैं आपको बता दूं, एक रावण और एक होली, क्योंकि ये एक चिता होती है, इसको बदलने का प्रावधान नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं है। और दूसरा नंबर, क्योंकि जब रामलीला आती है उससे 1 आध महीने पहले कोई ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को खाली मूली की वो करने के लिए दुष्प्रचार कि भी रावण यहाँ नहीं चलना चाहिए, घटना हो जाएगी। मगर मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ भाई आप हमें लिखित में दो ना कि स्थायी समाधान दो, अस्थायी नहीं। पता लगा कल को आप कह रहे हो यहाँ, आज कल को बोर्ड आ गया, उन्होंने हमें ना लगा दिया भाई फिर रावण का त्योहार है तो हम उसको कहाँ लेके घूमेंगे। तो भाई मेरा तो ये सीधा सीधा कहना है कि भाई प्रशासन अगर हमें स्थायी लिखित में समाधान दे तब तो ठीक है, और न वरना रावण का मेले का कार्यक्रम तो भाई साहब वही होगा। क्योंकि हर वर्ष, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाजपुर की जनता की आवाज जो भाई साहब जो लोग मेले से जुड़े होते हैं, जो 2 पैसे कमाने के उसमें आते हैं लोग, उन लोगों से पूछो
कि भाई मेले का स्थल वहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वही रामलीला कमेटी की तरफ से हमारे बड़े भाई यहाँ खड़े हैं, सुबोध जी अध्यक्ष हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया मैं भी उससे सहमत हूँ, परंतु मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन जो है हमें स्थायी समाधान दे। माध्यमों से ये पता चला है कि जहाँ पर रावण दहन किया जाता है वो स्थान जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो उसी के क्रम में कहीं अन्यत्र रावण दहन की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में आज निरीक्षण किया गया है, जिसके क्रम में अभी मंडी समिति में स्थान हमने देखा था और यहाँ पर ये जो इंटर कॉलेज का ग्राउंड है ये देखने में अभी यहाँ उपस्थित हूँ। तो वार्ता कर प्रयास किया जा रहा है कि जो भी स्थान हमें उपलब्ध होता है, यदि कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हमारी बन पाती है जहाँ पर रावण दहन कराया जा सकता है तो उस पर विचार किया जाए। विकासनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा लखनवाला में रोड किनारे बने मंदिर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंदिर के पास जमीन को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते गांव की महिलाएं मंदिर के पास धरने पर बैठ गई हैं। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन एक दबंग व्यक्ति की बताई जा रही है, जिसने जेसीबी मशीन लगाकर मंदिर के आसपास गहरी खुदाई कर दी है और साथ ही सिंचाई विभाग की गुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी फैल गया है। मेरे ख्याल से 70-75-100 साल का मंदिर है, आज का नहीं है। केवल उस पर बाहर टाइल और कुआं है उसका, तो ये सारा के सारा पूजा स्थल है। पहले तो ये रिकॉर्ड पे भी पूजा स्थल होगा बिल्कुल लिखा हुआ। यदि रिकॉर्ड पे नहीं भी होगा तो हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक कानून चलता है, उसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, कि यदि इतने वर्षों तक वैसे भी कोई संस्था कोई पूजा स्थल उस पर काबिज है, किसी की प्राइवेट, उस पर सरकारी पे नहीं चलता है, लेकिन प्राइवेट पे यदि कोई काबिज है तो भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी उनका ये। तो जिन महाशय का जो कोई ये जमीन वाला है उसको भी मेरा आप लोगों के माध्यम से संदेश है कि अपना साइड से अपने जमीन तक जाने के लिए रास्ता बनाएं। किसी को कोई लालच नहीं, गांव वाले उससे पूरा सहयोग करेंगे। कुछ घंटों के लिए उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने न सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि आपदा पीड़ितों से बातचीत की और तत्काल 1200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा भी की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट आने के बाद और भी सहायता दी जाएगी। पीएम चले गए, लेकिन प्रदेश में अब 1200 करोड़ रुपए को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था। गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने तत्काल 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से व्यापक सहायता देने की बात कही है। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का पूर्ण सहयोग की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार को आश्वस्त किया है कि केंद्र टीम की रिपोर्ट आने के बाद और भी सहायता राशि दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है, लिहाजा उन्हें 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा करनी चाहिए थी। पूरे उत्तराखंड को उम्मीद थी, इतनी भयंकर आपदा पूरे पहाड़ में आई है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के चमोली जनपद में थराली, देवाल, पूरा बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, हमारे पौड़ी जनपद में, हमारे टिहरी जनपद में, हमारे पिथौरागढ़ के धारचूला में और कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो व्यापकता थी, 2013 की आपदा की तरह ही नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक पैकेज राहत के लिए, मुआवजे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे, लेकिन 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के साथ मजाक है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड के प्रति इतने लगाव की वो बात करते हैं। केदारनाथ जी, जब भी चुनाव होता है तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, गंगा से वो अपना रिश्ता बताते हैं, उत्तराखंड से वो अपना प्रेम और लगाव बताते हैं, लेकिन पैकेज के नाम पर केवल 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के
लोगों के घाव में नमक छिड़कने जैसा है। हम इसकी निंदा करते हैं। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत प्रीतम सिंह ने कहा कि 1200 करोड़ की घोषणा राज्य के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने 2013 आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2013 की आपदा पर काबू पाया था। हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री से आपदा राहत को लेकर बड़ी उम्मीद थी। हम पीएम से जलवायु परिवर्तन, मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रणनीति की उम्मीद कर रहे थे। हिमालयी क्षेत्रों की आजीविका के क्रम में बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए 8 मिशन लॉन्च हुए थे, जिनमें से एक मध्य हिमालयी क्षेत्र के लिए भी था। हरीश रावत ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने की मांग की है। हमने देवी आपदा की मानकों में व्यापक स्तर पर जो है परिवर्तन किया था, जिससे जो आपदा प्रभावित लोग थे उनका रिहेबिलिटेशन हो सका और हम 2013 की आपदा को जो है काबू पाने में कामयाब हुए। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य में जो देवी आपदा आई थी, उस देवी आपदा को देखने आए थे और हम समझते थे उस पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो नाकाफी है। इधर कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार किया। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत है। आपदा जैसी गंभीर स्थिति को भी वो अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उन्हें आपदा प्रभावित जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ना तो कोई ठोस सुझाव सरकार को देती है और ना ही पीड़ितों की मदद को आगे आती है, बल्कि प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। वो आपदा को भी अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उनको आपदा को लेकर के सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, आम जनता के साथ जो आपदा से पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके उलट वो केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं और प्रदेश की केवल छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं और केवल राजनीतिक रोटियां अपनी बयानबाजी करके सीख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपदा की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आपदा में राजनीति कितनी सही है, ये मौजूदा वक्त का बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।